Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 10th history, chapter number 6, post-independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. This is lecture number first of this chapter. Let us start today's first topic. Introduction. तो इस चैप्टर में हम फोकस करने जा रहे हैं रीजनल हिस्ट्री के मुतालिक। इससे पहले जो हमने 5 चैप्टर्स हिस्ट्री के पढ़े उनमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्रीज के बारे में ज़्यादा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार रीजनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस जो ऑकर हुई किस पीरियड के दरमियान, 1947 से लेकर 1965 के दरमियान, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गवर्नेंस, प्लानड इकोनॉमी, स्टेट बिल्डिंग, रिफॉर्म्स इन एग्रेरियन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो भी मतलब इनिशिएट हुए प्राइम मिनिस्टर, जैसे सबसे पहले खास तौर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके बाद गुलाम मोहम्मद बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह लाई गई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, तो उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे अब जो हमारा टॉपिक है वो है नया कश्मीर मैनिफेस्टो एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो क्या था? अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920s में, जब यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे जो कश्मीरी नौजवान थे जिन्होंने बाहर की या यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ा था, और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले गांधी जी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इसी तरह से बहुत सारे लीडर्स थे। तो उनके साथ हमारे कश्मीर के जो नौजवान थे वो मिले, और उन्होंने जब देखा कि कश्मीर में भी डोगरा रूल चल रहा है और वहाँ पे बहुत सारे कम राइट्स दिए जाते हैं लोगों को, और वहाँ पे काफी ज्यादा जुल्म चल रहा है, तो इन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे बनाए। तो इसका अगर हम देखें जो फोकस वहाँ पे उस पर ज्यादा पड़ा 1931 में जो अपराइजिंग हुई थी, जिसमें 22 नौजवान शहीद हुए थे जो हमारे कश्मीर में। तो उसके बाद यहाँ पे उन नौजवानों ने मिलकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बहुत सारे लीडर्स को इसमें इकट्ठा किया, जिसमें लद्दाख के मेंबर्स भी थे। जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के पास कश्मीर का रीजन है, मुजफ्फराबाद वगैरह, वहां से भी बहुत सारे लीडरान वगैरह इसके साथ मिले। जम्मू के बहुत सारे लीडरान इसके साथ मिले, और जब वो नेशनल लीडर्स के साथ भी मिले तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बौद्ध भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखूं, ना कि सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो 1938 में इन्होंने इस पार्टी का नाम बदला और इसका नाम रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, मौलवी मोहम्मद यूसुफ वगैरह थे, तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद यूसुफ वगैरह ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर जो थी बख्शी गुलाम मोहम्मद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वगैरह ने आगे बढ़ाई, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके फाउंडर भी थे और मेन लीडर भी इस पार्टी के थे। तो इन्होंने क्या किया 1944 में, जैसे मैंने अभी बात की, सितंबर 29 को इनके एक्टिविस्ट सोपोर में मिलते हैं, जो कि एक टाउन है हमारे जो कश्मीर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन। तो वहाँ पे वो मिलते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो। एक्चुअली में इसकी शुरुआत अगर हम बात करें डॉक्टर कंवर अशरफ, जो कि रिसेंटली उस वक्त यूएसएसआर से आए थे, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रशिया। तो वहां से वो श्रीनगर आए, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतलब उनके लीडरान को कहा कि आप लार्जेस्ट पार्टी हो हमारी जम्मू कश्मीर में, तो आपको सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट करनी चाहिए। जो यहाँ पे जो मतलब चाहे जमीन हो चाहे कुछ भी हो, ये सारी स्टेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेशनलिस्ट जो सोशलिस्ट जो होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो वेलफेयर स्टेट वगैरह
کا آئیڈیا اس میں دیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے جو ڈرافٹنگ آف دس ڈاکیومنٹ یا مینیفیسٹو تھا، اس کو لکھا مسٹر بیدی نے، مسٹر BPL بیدی، جو کہ فادر ہے کبیر بیدی کے، جو کہ ایک مشہور انڈین ایکٹر ہے، انڈین فلمز اور ہالی ووڈ فلمز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو انہیں کے فادر BPL بیدی نے اس ڈاکیومنٹ کو لکھا۔ اگر ہم بات کریں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے صرف مینیفیسٹو نہیں تھا بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن بھی تھی۔ تو اس وقت نیشنل کانفرنس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مونارچی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک اگر ہم بات کریں ڈوگرا رول چل رہا تھا، تو کانسٹیٹیوشنل مونارچی کے انڈر میں یہاں پہ پارلیمنٹ ہوتا، کانسٹیٹیوشن ہوتی، تو اسی کے تحت یہاں پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے مطلب کام وغیرہ ہوتے۔ تو یہ جو BPL بیدی تھی جنہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو لکھا، وہ ایک سکھ تھے، اور ساتھ میں ایک کلوز فرینڈ تھے شیخ محمد عبداللہ کے۔ اس کے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسسٹ کیا مسٹر بیدی کو۔ اس میں سے ان کی بیوی بھی تھی فریدہ بیدی، دانیال لطیفی ایڈوکیٹ جو تھے، حفیظ جلندری who was well known poet at that time, محمد دن تاثیر اینڈ پنڈت جیا لال کلام۔ تو اگر ہم دیکھیں جو یہ پہلا ڈرافٹ بنایا گیا تھا، یہ انگلش میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مولوی محمد سعید مسعودی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ اسٹیٹ جو آفیشیل لینگویج تھی وہ اردو تھی، تاکہ سبھی لوگ اس ڈاکیومنٹ کو آسانی سے پڑھ سکے۔ اب یہ جو نیا کشمیر مینیفیسٹو تھا، یہ کافی زیادہ پاپولر ہوا پورے جموں کشمیر میں، کیونکہ اس کاپی کو جب جن لوگوں نے پڑھا ان کو پتا چلا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ بہت ہی ویلفیئر اسٹیٹ، مطلب ایک امپورٹنٹ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور اس اسٹیٹ کے لیے بہت سارے رائٹس وغیرہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جس میں وومنز کے لیے الگ رائٹس ہے، جس میں اکنامک پالیسی بہت ہی بہترین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت میں یہ جو انہوں نے مینیفیسٹو تیار کیا تھا، یہ اب مطلب بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت ہی ماڈرن درجے کا انہوں نے یہ مینیفیسٹو تیار کیا تھا۔ اس میں نیشنل اکنامک پلان جو کہ کافی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس وقت جموں کشمیر میں، اگر ہم دیکھیں اگر بعد میں جب 1956 میں کانسٹیٹیوشن یہاں پہ کمپلیٹ کی گئی، تو اس کانسٹیٹیوشن میں یہ ساری چیزیں بھی مینشن کی گئی، کیونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جنہوں نے جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشن لکھی، تو وہ بھی نیشنل کانفرنس کے ہی ممبران تھے۔ جب ان کے لیے الیکشنز ہوئے تو 75 سیٹس پہ الیکشنز ہوئے، تو ساری کی ساری سیٹس نیشنل کانفرنس نے ہی اس وقت جیتی تھی۔ اور اس کے بعد جب حکومت یہاں پہ بنی، تو یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ اب یہ جو نیا کشمیر مینیفیسٹو ہے اس نے اپنی پریکٹیکل شیپ لینی شروع کر دی ہے۔ اینڈ آف ڈوگرا رول اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ آف نیو گورنمنٹ۔ اگر ہم بات کریں جب انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ہوا جموں کشمیر کا، ایکسیشن کا مطلب جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا، اس وقت بہت ساری جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کو آپشن دی گئی یا تو آپ پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا حصہ بنے، لیکن اس میں سے 2-3 اسٹیٹس پرنسلی اسٹیٹس ایسی تھی جو دونوں میں سے مطلب جن کے ساتھ یہاں پہ تنازع ہوئے۔ فار ایگزامپل جو ان میں سے حیدرآباد تھا، جناح گڑھ تھا اور جموں کشمیر تھا، یہ ساری اسٹیٹس یا تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر میں میجورٹی مسلمز تھے، اور جو رولر تھا وہ ہندو تھا۔ رولر کا ماننا تھا کہ میں جموں کشمیر کا بادشاہ ہوں، تو میں جموں کشمیر کو الگ ایک کنٹری رکھوں گا اور میں اس کا مہاراجا رہوں گا۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فار ایگزامپل پاکستان کے ساتھ رہنا، اور کچھ لوگ مانتے تھے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اس تنازع میں پاکستان کی جو ٹرائبلز وہ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں 1947 میں، اور اس کے بعد جو مہاراجا اس وقت کے تھے ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ اس وقت ایک ایکسیشن کیا، سائن کی ایک ٹریٹی، جس میں انہوں نے 3 چیزیں انڈیا سے مانگی، تب جا کے جموں کشمیر انڈیا کا پارٹ بنے گا۔ تو اس میں کمیونیکیشن، فارن افیئرز اور ڈیفینس، 3 چیزیں ان سے انہوں نے مانگ کی۔ اس کے بعد انڈین آرمی یہاں پہ انٹر ہوئی
और उन्होंने जो ट्राइबल यहाँ पे एंटर हुए थे पाकिस्तान के, उनको यहाँ से बाहर निकाला। और उसी दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उन्होंने हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया अक्टूबर 30, 1947 को। और उन्होंने अक्टूबर में ही महरचंद महाजन को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जम्मू कश्मीर का। और उसके बाद अगर हम देखें, पहले पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फंक्शन किया एज चीफ इमरजेंसी ऑफिसर टिल 5 मार्च 1948। और उसके बाद महाराजा ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया इस रीजन का। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया 25 मार्च 1948 को। और उसके बाद जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने अपने पावर्स अपने बेटे को दिए, जिसका नाम था युवराज करण सिंह, जो अभी भी जिंदा है। युवराज का मतलब होता है प्रिंस, जो कि उनके बेटे थे। और जून 1949 में ऐसा हुआ। और उसके बाद ये जो युवराज करण सिंह थे, ये बने जम्मू कश्मीर के सदर रियासत। सदर रियासत का मतलब होता है, सदर का मतलब होता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब प्रेसिडेंट रहे अब युवराज करण सिंह, और प्राइम मिनिस्टर अब थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये हिस्ट्री याद रखनी चाहिए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, और वो 1948 में प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। लेकिन जब उसे पता चला कि हमने जो मतलब यहाँ पे जो हरी सिंह ने एक्सेशन साइन किया है इंडिया के साथ, तो इंडियन अपनी आर्मी को यहाँ से अब निकालने वाले नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह वाज़ेह की थी अपने मैनिफेस्टो में, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो या कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम था नया कश्मीर मैनिफेस्टो, जो 1944 में तैयार हुआ था, जिसके बारे में हमने इससे पहले बात की। तो उसमें जो उन्होंने पॉलिसीज वगैरह वाज़ेह की थी, तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और साथ में वो समझते थे कि हमें जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट या इंडिपेंडेंट पावर्स वगैरह मिलने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, उस वक्त फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने खत्म किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए अलग एक यूनिवर्सिटी वगैरह कायम की। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जिनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि जम्मू कश्मीर के लिए आप एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये चाहते थे कि इंडियंस को वो कन्विंस करे कि हमारी जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि जो एक्सेशन साइन हुआ है, उसमें 3 ही चीजें महाराजा ने मांगी थी हिंदुस्तान से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज यहाँ पे नहीं चलने चाहिए। उसके बाद 1951 1952 में जो प्रेसिडेंशियल डिक्रीज वगैरह यहाँ पे वाज़ा की गई, तो उनमें काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन वगैरह हुई। उसके बाद हिंदुस्तान मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक थ्रेट है हमारे लिए जम्मू कश्मीर में। तो 1953 में उसको अरेस्ट किया जाता है। और उनके बदले उनके डिप्यूटी जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, वो कंटिन्यूअसली 1953 से लेकर 1965 तक प्राइम मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। और वो खुद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे। लेकिन वो कुछ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पॉलिसीज से इत्तेफाक नहीं रखते थे। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था, उसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद का भी हाथ था। और जो उस वक्त के यहाँ पे सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह, तो उन्होंने भी ऑन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट उसी के तहत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यहाँ पे गिरफ्तार किया। तो यहाँ पे मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ इस पॉलिटिकल सिनेरियो का। आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर बना था, महरचंद महाजन बना था 1947 टू 1948। 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने अप टू 1953। और 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद लास्ट में जो 1965 का दौर था, उसमें गुलाम मोहम्मद सादिक, जो कि कांग्रेस के एक मेंबर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उसी साल यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में
या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें कुछ प्रेसिडेंशियल लॉज वगैरह फिर से नाफिज किए गए कश्मीर के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो टाइटल था प्राइम मिनिस्टर उसको खत्म कर दिया गया। तो 1965 में गुलाम मोहम्मद सादिक जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से जब छूटे तो उसके बाद 1971 टू 77 और उसके 77 टू 82 तक ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। लेकिन 1982 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ के बाद उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 370 और 35A जो बहुत सारी प्रेसिडेंशियल लॉज वगैरह नाफिज किए गए थे। जैसे मैंने 1951 का कहा, 52 का कहा, तो उसी तरह से 1954 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 370। और उस आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को नॉर्मस पावर्स मिले। उसके तहत यहाँ पे अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी फैसला किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके मेंबर खुद भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे अप टू 1953। तो उन्होंने 1956 में नवंबर 1956 में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1957। अब ये जो आर्टिकल 370 था इसके तहत जम्मू कश्मीर 1954 में एक अलग स्टेट बनी। लेकिन अभी रिसेंटली 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया। अब ये सिर्फ महज एक यूनियन टेरिटरी है। और जो लद्दाख इसका रीजन साथ में था उसको भी अलग एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 370 से क्या हुआ, आर्टिकल 370 से यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी जम्मू कश्मीर की जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको भी खत्म किया गया। तो बहुत सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स फ्रॉम 1951 टू 1997 तक यहाँ पे तकरीबन 47 अलग अलग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास किए गए, जिसके तहत बहुत सारे आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल पावर्स दिए गए थे एक एक करके छीन लिए गए थे। अगर हम बात करें पहले पहले जब बाकी स्टेट से कोई कश्मीर आता था तो उसको वीजा निकालना पड़ता था, जिस तरह से फॉरेन कंट्री जाने के लिए वीजा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी प्रिविलेजेस खत्म की गई और फाइनली 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में खत्म कर दिया गया। तो इंशाल्लाह इसमें अब बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, एग्रेरियन, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे फ्रॉम 1947 टू 1965। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, अमान अल्लाह।